हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम रीट के जो एग्ज़ाम हुए थे 2022 में, तो उसमें शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यहाँ हमने सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करके सॉल्व करने का प्रयास किया है, लेकिन जो फाइनल आंसर की होगी वह जो अथॉरिटी के द्वारा जारी की जाएगी वही मान्य होगी। तो आइए शुरू करते हैं शिफ्ट फर्स्ट का रीट 2022 का क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट। और ये पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम यानी लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। करिकुलम 3 प्रकार के होते हैं: विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, उसमें विषय वस्तु जो होती है, कंटेंट होता है, वह महत्वपूर्ण होता है। और शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी ही महत्वपूर्ण होता है, चाइल्ड ही इम्पोर्टेंट होता है। चाइल्ड की नीड है, चाइल्ड की इंटरेस्ट है, चाइल्ड की स्किल है, चाइल्ड की क्षमताएं हैं, उसके आधार पर ही करिकुलम तैयार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। ए, उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है। बी, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। सी, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और डी, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो जो सजा देना है, किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए उन्हें कोई भय दिखाना कि यदि आपने ये नहीं सीखा तो आपको ये सजा मिलेगी, यदि और या फिर इनाम देकर के भी सिखाया जाता है कि यदि आपने लक्ष्य हासिल कर लिया, आपने ये लर्निंग कर ली तो यह इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह की जो गतिविधि होती है ये सिर्फ बाहरी प्रेरणा का ही कार्य कर सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन, आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाना। आंतरिक प्रेरणा जो है बच्चे की खुद इंटरेस्ट के कारण, उनकी जिज्ञासा के कारण ही बढ़ सकती है, ना कि किसी सजा के डर से या इनाम के लालच से। तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी में लिखा है कि यह लक्ष्य प्रदर्शन पे ध्यान नहीं देता बल्कि महारत हासिल करने पर ध्यान देता है। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि लक्ष्य प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ डर दिखाकर, लालच देकर कि कोई स्किल है उसमें महारत हासिल करने पर ही ध्यान केंद्रित होता है कि उन्हें डर दिखाकर या इनाम दे करके वह स्किल सिखा दी जाए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। तो आरटीई अधिनियम 2009 को लागू हुआ था यह अधिनियम, और 1 अप्रैल 2010 से यह पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसमें शिक्षकों के लिए 1 वर्ष में 800 घंटे निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ सवाल में पूछा गया है प्रति सप्ताह काम के घंटे, तो प्रति सप्ताह काम के घंटे 45 घंटे। सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, यानी गुड टेस्ट का कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। तो जो गुड टेस्ट होता है, ये सारी क्वालिटीज तो उसमें होती है, वह विश्वसनीय भी होता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, एक परिस्थिति में उसका उपयोग करके दूसरी परिस्थिति में भी उसका उपयोग किया जा सकता है और वही परिणाम आते हैं, तभी तो वह उत्तम टेस्ट होता है। वह वैध भी होता है, यानी जिस परीक्षण के लिए हम उस टेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं वह उसी का ही परीक्षण करता है। वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होता है और वह बिल्कुल ही निष्पक्ष होता है। तो ये तो एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती है। अब रहा 4th ऑप्शन, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, जो व्यक्तिगत विशेषता होती है, एक गुड टेस्ट की विशेषता नहीं होती है, एक व्यक्ति की विशेषता होती है कि उसमें क्या स्किल है, उसकी क्या क्षमताएं हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, क्यों इवैल्यूएशन किया जाता है।
ए, बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है। सी, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए। डी, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो मूल्यांकन क्यों किया जाता है? मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए कि बच्चे को कहाँ किस विषय वस्तु में कठिनाई आ रही है। यदि शिक्षक को ये पता चल जाता है कि उसे वहाँ जिस टॉपिक में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, जिस विषय से संबंधित समस्याएं उसके सामने आ रही है, उसे पुनः पढ़ाया जाए और उस समस्या का निदान किया जाए। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है। इसमें हम बच्चे को फीडबैक देते हैं, बच्चे को मोटिवेट भी करते हैं। यदि बच्चे ने अच्छा कार्य किया है तो उसको पॉजिटिव फीडबैक देकर के आगे बढ़ाया जाता है। और यदि बच्चे ने किसी चीज़ को सीखने में उसे समस्या आ रही है तो आवश्यक प्रति फीडबैक दिया जाता है कि उन्हें क्या चीज़ सीखने की आवश्यकता है, कहाँ पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि वे उस विषय वस्तु की लर्निंग कर सके, उस विषय वस्तु का ज्ञान वे प्राप्त कर सकें। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी भी सही है कि उस सीमा तक फीडबैक देना जहां हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। हम ऐसा फीडबैक देते हैं। फीडबैक कब देते हैं? जब हमें उनकी कठिनाइयां पता चल जाती है, उनकी प्रॉब्लम्स पता चल जाती है, वहां हम उचित फीडबैक दे करके उन्हें शिक्षा प्रदान करने में सफल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र ए, व्याख्यान सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सकें, सी, कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, और डी है छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो एक रिफ्लेक्टिव टीचिंग ये होता है कि जब टीचर कक्षा में पढ़ा करके आता है तो वह अपने बारे में मनन करता है कि उन्होंने अपनी जो स्किल यूज़ की है उसे किस प्रकार से और अच्छा बनाया जा सकता है, या किस प्रकार की कठिनाइयों को कक्षा में अनुभव किया और उन्हें दूर करना है, या अपने शिक्षण को और उत्तम किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो ये जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग करने वाला रिफ्लेक्टिव टीचर होता है, यह कक्षा में कभी ऐसा माहौल नहीं बनाया जा सकता है जहाँ सिर्फ लेक्चर मेथड हो। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ एक चिंतनशील शिक्षक की बात की जा रही है तो व्याख्यान के नोट्स वाली बात भी यहाँ नहीं होती है। अनुशासन बनाए रखें तो ये तो सभी शिक्षकों का दायित्व होता है कि वे अनुशासन को रखते हुए शिक्षण कार्य करवाए जाएं। और यहाँ देखते हैं ऑप्शन डी, छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो जब चिंतनशील शिक्षक होता है वह यह चाहता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो क्लास के अंदर, बच्चे आपस में अंतःक्रिया करें, शिक्षक के साथ अंतःक्रिया करें, जिससे कि समस्या का समाधान कर सके या फिर कंटेंट पे महारत हासिल की जा सके, उसे अच्छी तरीके से समझा जा सके। तो यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 7, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है एक्शन रिसर्च का क्या मतलब होता है? यह एक अनुदेधरीय अनुसंधान है, ये एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, ये एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अनुप्रयुक्त अनुसंधान वे होते हैं जो कि मौलिक अनुसंधानों के परिणामों को व्यावहारिक परिस्थितियों में उपयोग करते हैं, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान किसी भी स्थानीय समस्या, स्थानीय जगह की कोई समस्या हो सकती है, तात्कालिक समस्या हो सकती है जिसका तत्काल निवारण करना अनिवार्य हो जाता है, और यह एक अनूठी समस्या भी हो सकती है। ऐसी समस्या हो सकती है जो पहले नहीं आई हो लेकिन वर्तमान में हम उसे महसूस कर रहे हैं। तो अनुप्रयुक्त भी नहीं हो सकती, अनुदेधरीय भी नहीं होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यह एक ऐसा शोध होता है जिसमें तत्काल ही समस्या को हल किया जा सकता है। इस अनुसंधान में समस्या को हल करने के लिए किसी प्रशिक्षित शोधकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उस समस्या का जो जानकार व्यक्ति है वह भी अपने स्तर पर उस समस्या का समाधान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार यह तय किया गया था कि बच्चे जो है आउट ऑफ द बॉक्स
थिंकिंग करेंगे और किताबी दुनिया से बाहर भी उनके ज्ञान की दुनिया है। और उसके अलावा जो टीचर्स हैं वो उनके लिए सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेंगे, यानी जहां उनको समस्याएं आ रही है वहां उनकी समस्या का निराकरण करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, एक मित्र की भांति, पथ प्रदर्शक की भांति उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन बी, सुविधादाता या फैसिलिटेटर। क्वेश्चन 9, विकास से की ओर बढ़ता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टू वेयर। तो जो डेवलपमेंट होता है, यहाँ चार ऑप्शन देख लेते हैं। ए सामान्य से विशिष्ट, बी जटिल से कठिन, सी विशिष्ट से सामान्य, डी साधारण से आसान। तो जो डेवलपमेंट होता है वह सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हम देखते हैं कि जब एक चाइल्ड में डेवलपमेंट होता है तो प्रारंभ में किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए वह पूरे शरीर को आगे की तरफ धकेलता है, लेकिन जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है वह अपने अंगों का, उसका विशिष्टीकरण बढ़ता जाता है। अब वह जैसे ही उसका डेवलपमेंट हुआ, पहले हाथों को आगे बढ़ाएगा, फिर उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करेगा, उंगलियों को मोड़ेगा और फिर उस वस्तु को पकड़ेगा। तो यह जो विकास की क्रिया होती है यह सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। पहला है समीप दूराभिमुख दिशा, जिसे प्रोक्सिमोडिस्टल ट्रेंड कहते हैं, और सिर पदाभिमुख दिशा यानी सिफेलोकॉडल ट्रेंड। तो समीप दूराभिमुख दिशा का मतलब ये होता है कि शरीर के सबसे पहले केंद्र में जो ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जो दूर के ऑर्गन्स है, बाहर के ऑर्गन्स है, उनका डेवलपमेंट होता है। यानी सबसे पहले चेस्ट के अंदर हार्ट है, लंग्स है और उसके बाद लीवर है, उनका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में हाथ पैर का डेवलपमेंट होता है। तो समीप दूराभिमुख दिशा का मतलब है, यह हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं। सिर से पैर विभिन्न बच्चे के भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है, या शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। तो समीप दूराभिमुख जो दिशा है यह होगी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। फर्स्ट का हमें मिल गया डी। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट में डी कहाँ कौन से ऑप्शन में सही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए में फर्स्ट का डी है और डी में फर्स्ट का डी है, तो ऑप्शन बी और सी गलत हो जाते हैं। अब हमें ए और डी में सही आंसर चूज करना है। सेकंड है सिर पदाभिमुख दिशा, जिसे सिफेलोकॉडल कहते हैं। सिफेलो का मतलब होता है सिर, कोडल की तरफ होता है, बाहर की तरफ पैर वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें आता है सिर से पैर का क्रम, सही ऑप्शन आ जाएगा ए। तो सेकंड का ए ऑप्शन है ऑप्शन ए में, तो डी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब हम थर्ड और फोर्थ को भी देख लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग बच्चे जो होते हैं उनमें अलग अलग पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। हर बच्चे में एक यूनिक क्वालिटी होती है, वह अपने ही अनुसार, अपने ही आनुवांशिक गुण हैं या वातावरण है, अपने पोषण है, जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग वो डेवलपमेंट करते हैं। फोर्थ अंतरावैयक्तिक भिन्नता यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक ही बच्चे के अंदर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, किसी एक ही बच्चे में विकास की दर जो है विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति यानी नेचर एंड नर्चर। यहाँ नेचर का मतलब है जन्मजात, जो स्वभाव है उसका, तो उसका मतलब है यहाँ प्रकृति, और पोषण का मतलब है वातावरण। तो प्रकृति और पोषण का जो विवाद है यह आनुवांशिक और वातावरण से संबंधित है। सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमें गलत आंसर को ढूंढना है। पहला, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है।
अब फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हुए भी हमें यह लग रहा है कि यह कैसे जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा यूनिक है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। सेकंड है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया होती है। तो यह तीनों तो हमने विकास के जो सिद्धांत है उसमें पढ़ रखा है, ये तीनों चीजें उसमें होती है। एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, और उसके अलावा विकास के एक पहलू में कोई समस्या वह दूसरों को भी प्रभावित कर सकती है, दूसरे पहलू को प्रभावित कर सकती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया होती है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो असत्य है, जो गलत है, वह ऑप्शन ए है, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है। तो यहाँ सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13, डैश तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए वृद्धि, बी विकास और सी शारीरिक बदलाव, डी मानसिक परिवर्तन। तो परिपक्वता, अनुभव, या फिजिकल ग्रोथ की बात नहीं की जा रही, तो ऑप्शन ए गलत है। शारीरिक बदलाव भी गलत है। सिर्फ मानसिक परिवर्तन नहीं बल्कि परिपक्वता आ रही है, मनुष्य में क्रमबद्ध प्रगतिशील परिवर्तन की बात की जा रही, तो ऑप्शन डी भी गलत आंसर है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो हम जानते हैं कि जो यहाँ इंग्लिश में भी देख लेते हैं, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में हमसे पूछा गया, क्योंकि चाइल्डहुड भी दो प्रकार के होते हैं, बचपन भी दो प्रकार के होते हैं। एक अर्ली चाइल्डहुड होता है और दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है वो 2 से 6 साल तक होती है, लेटर की होती है 6 से 12 की। और हमें यहाँ पूछा गया है अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसकी विशेषता होती है उसमें संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास होने लग जाता है, बड़ों की नकल करने की कोशिश करता है, अपनी माँ का रोल करता है, डॉक्टर का रोल करता है, या स्कूल जाता है तो वहाँ के टीचर का रोल करता है, और कोई गेम्स अगर देख लेता है तो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मिमिक्री करने की कोशिश करते हैं, खेल खेल में वे अपनी भावनाओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अनुकरणीय होती है ये। खिलौना, बच्चों को खेलने का शौक होता है तो खिलौना भी इसके अंदर होता है। सवाल करने की आयु, इस उम्र में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है तो वो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। अब आती है प्री गैंग एज। प्री गैंग एज जो है यह एडोलेसेंस की क्वालिटी होती है कि वह हम उम्र के बच्चों के साथ मित्र मंडली बनाते हैं, जहाँ उनके इंटरेस्ट सिमिलर लगते हैं वहाँ वे टोली बनाने का प्रयास करते हैं, अपने ग्रुप बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए कि जो प्री गैंग बनाने की जो क्वालिटी होती है ये बचपन की विशेषता नहीं है। तो मे बी राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में या सैंपल के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन हमारे पास में है थॉर्नडाइक, बी थर्स्टन और सी गिलफोर्ड और डी थॉमसन। थॉर्नडाइक ने बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने 3 प्रकार बताए थे, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। सेकंड आता है थर्स्टन ने जो सिद्धांत दिया था बुद्धि का वह था समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं के बारे में बताया था। और सी ऑप्शन है गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड ने बुद्धि का संरचना का मॉडल दिया था, 3 आयाम बताए थे, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद के बारे में बताया था। अब फोर्थ ऑप्शन है डी थॉमसन, जिसके इन्होंने प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था जिसे प्रति चयन का सिद्धांत भी कहते हैं, सैम्पलिंग थ्योरी भी कहते हैं। थॉमसन ने ये कहा था कि बुद्धि जो होती है कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। अब हालांकि ये शब्द तो बहुत सारे बुद्धि के जो मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा कहा गया है, लेकिन थॉमसन ने यह भी कहा था कि व्यक्ति का जो प्रत्येक कार्य होता है वह उनकी जो निश्चित योग्यताएं होती है उनका प्रतिदर्श होता है। हर एक योग्यता से एक प्रतिदर्श लिया जाता है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए।
कोई भी विशेष कार्य को करना है व्यक्ति को, तो उसकी जितनी भी मानसिक योग्यताएं हैं उसमें से वह कुछ सैंपल लेता है, कुछ प्रतिदर्श का चुनाव कर लेता है। तो यहाँ क्वेश्चन में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि जो व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, थॉमसन। तो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं और बाकी के जो 15 क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो लास्ट एंड फाइनल की जारी की जाएगी उन्हीं के आंसर्स सही माने जाएंगे। और यहाँ हमने इस पेपर को एनालिसिस करने की कोशिश की है और नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस हम करेंगे एक्सीलेंट लर्निंग के जो वीडियोज़ है नेक्स्ट पार्ट में।